तो हेलो, कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो डे स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 285 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फैंग को और भी ज़्यादा चैलेंजेस आने लगते हैं। उनमें से बेचेंग के भाई बैक्यू भी होता है, जिसकी पावर इतनी होती कि वो आराम से अपने हेवनली लेवल के डेंट लेवल को पास आउट कर सकता है। लेकिन लू फैंग ने इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि लू फैंग उसको बड़ी आसानी से हरा सकता है। और यहाँ पे लू फैंग के कई कारण भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो जब लू फैंग ने बैक्यू को हराया था तो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने इस बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लिया था। और यहाँ पे डायलिन और ट्रू एंड टीचर के अच्छे रिलेशनशिप के कारण उसके टीचर भी जान चुके थे। अब यहाँ पर उसका बैचिंग से जीतना, उसका यहाँ पे ब्लड वॉरियर आइडेंटिटी और कुछ स्पेशल इनकाउंटर्स को तो वो एक्सप्लेन कर सकता था कि मैं अपने इन सारे पावर्स को यूज करके बैचिंग को हराया था। लेकिन अगर यहाँ पे वो बैक्यू को हरा देता तो उन सबको एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता। और यहाँ पे ऐसे कई सारे जीनियसेस हैं जो कि इस यूनिवर्स में मौजूद हैं। इन ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसे कई सारे एक्सप्लोजिव इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, कई सारे को मिरेकुलस इनकाउंटर्स भी हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को रिवील कर दूंगा तो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ये जरूर जान जाएगी कि मैंने कोई इनक्रेडिबल मिरेकल का सामना किया है। और लू फैंग सोचता कि मेरी डोमेन नोट इनहेरिटेंस के कारण मेरी स्पीड एम्पलीट्यूड 3200 तक आ चुकी है, जो कि ऑलरेडी एक सुपर मिरेकल है। और उसकी कॉम्प्रिहेंशन ऑफ लॉ भी अभी 9th लेवल पे आ चुकी है। और अपने इस ट्रम्प कार्ड को यूज कर वो आराम से बैक्यू को हरा सकता है। लेकिन यहाँ पे लू फैंग इसको अवॉइड करना चाहता है। वो कहता है कि ये अच्छा होगा कि मैं खुद को रिवील ना करूं, क्योंकि यहाँ पे डेमन नोट इनहेरिटेंस यहाँ पे एक मिस्ट एम्प्रेस का स्लॉट था और मैंने उनके स्लॉट को ले लिया हूँ। इसलिए मुझे अपने इस लो प्रोफाइल को रखना होगा और 100 ईयर्स तक ट्रेन करना होगा, ताकि जब मेरी एक्सटेंट एक्सप्लोर होगी तो उतना लोगों का अटेंशन मेरे तरफ नहीं आएगा। और यहाँ पे लू फैंग और उसके ग्रुप अपने ट्रेनिंग क्वार्टर की ओर आ जाते हैं। और लू फैंग आते ही डायलिन से कहता है, डायलिन एलसी फैन की मैं यहाँ पे इस आइसोलेशन में पढ़ रहा हूँ और यहाँ के मर्तबा में अभी उसी मैनुअल को ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ, इसलिए इसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। जिसके बाद लू फैंग ने उसी सैक्रेड टैबलेट और मैनुअल को एक्वायर कर लिया था। और इस समय जू फैंग को जो बेनिफिट मिला था, यहाँ पे उसका टाइम हो चुका था बाहर जाने का, क्योंकि लू फैंग ने हर चीज़ का सामना कर लिया होता है और उसे लगा कि शायद यहाँ पे और भी ज़्यादा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे लू फैंग अपने पैर को क्रॉस करके अपने 9 सन आर्मेंट्स के 36 लेवल्स को डिटेल में कॉन्शियसनेस में अपने लाने लगता है। फिर उसके बाद लू फैंग अपने थ्रेड ऑफ कॉन्शियसनेस को वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क में भेज देता है, जहाँ पे वो अपने ओन विला ट्रेनिंग ग्राउंड में ट्रेन करना शुरू कर देता है। यहाँ पे लू फैंग स्टडी करता है, अटेम्प्ट करता है, फिर परफॉर्म करता है। फिर उसके बाद लू फैंग अपने बीस्ट का स्टैचू और इंस्टेंट पिक्चर को मिला के एक साथ स्टडी करता है। अब यहाँ पे लू फैंग अपने मैनुअल में ट्रेन कर रहा था, वहीं पे लू फैंग अपनी कॉम्प्रिहेंशन को भी साथ में ट्रेन कर रहा था, जिसके कारण लू फैंग की ट्रेनिंग अपने ऑप्टिमम कंडीशन में आ चुकी थी। और पलक झपकते लू फैंग को ट्रेनिंग करते करते 3 महीने गुजर जाते हैं। और यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। यहाँ पे अगर बात करें नॉर्मल ब्लेड्स की तो वो बहुत ज़्यादा भी मुश्किल हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे यूनिक ट्रेनिंग जो कि जी लियो डू के द्वारा होती है, वो इसको यूज़ करके उन नॉर्मल ब्लेड्स को ही बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे वेपन्स हैं क्योंकि इनको कंट्रोल करने के लिए अपने टेक्निक्स होते हैं जो कि बहुत ही औसम होते हैं। लू फैंग स्माइल करते हुए कहता है कि अगली बार मैं इस मैनुअल को अप्रोच करूंगा, जिसके बाद मैं अपने टेक्निक्स को कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दूंगा। जिसके बाद लू फैंग उन सबको पढ़कर बाहर निकलता है। अब यहाँ पे लू फैंग उसको स्टडी करने के बाद बाहर निकलता है और हमें बताया जाता है कि इस मैनुअल को ट्रेन करने के लिए कई सारे रास्ते मौजूद हैं। लू फैंग किसी भी रास्ते को लेके आराम से अपने स्पीड, एनर्जी, एम्पलीट्यूड को बढ़ा सकता है, लेकिन लू फैंग ने डिसाइड किया कि वो यहाँ के अपने हार्डेस्ट टेक्निक को स्टडी करेगा, क्योंकि ये भी यूज करके लू फैंग आगे अपने स्पीड, एम्पलीट्यूड को बढ़ा सकता है। और अब फिर लू फैंग जैसे ही यार्ड में बाहर आता है
वहाँ पे कई सारे बंदे आ जाते हैं और लू फेंग उनसे कहता एल्डर सी फैन की मैं यहाँ से अभी जल्दी से डोइन पैलेस में जाने वाला हूँ, इसलिए उन सबको शुक्रिया कहना और मैं यहाँ गुड बाय भी कहना। यहाँ पे लू फेंग डोइन पैलेस से बहुत ज़्यादा मदद मिली होती है। वहाँ पे लू फेंग को एक मैनुअल मिला था, स्टोरी करने के लिए सेक्रेट टावर मिला था और यहाँ पे लू फेंग उन सबको बिना गुड बाय किए नहीं जा सकता है। तो ये सुनकर एल्डर स्माइल करते हैं, वो कहते हैं कि आपको सेक्रेट सिटी छोड़ने से पहले आपको डोइन पैलेस पे जाना होगा, लेकिन योर मेजेस्टी लू फेंग आपको कुछ जान लेना चाहिए। तो ये सुनकर लू फेंग क्यूरियस होते हुए पूछता है कि आखिर क्या है। अब यहाँ पे एल्डर डायलिन के बगल में ही खड़े होते हैं और डायलिन स्माइल करते हुए कहते हैं कि बाहर 3 महीनों से जब आप स्टडी कर रहे थे तो यहाँ पे कई सारे गोल्डन रेस के क्लैंसमैन रेजिडेंस के बाहर आए हुए थे। अब यहाँ पे जब आपने बैकी को रिजेक्ट कर दिया तो यहाँ पे ऐसे कई सारे बंदे हैं जो इससे डिससेटिस्फाइड हो गए हैं। तो ये सुनकर लू फेंग शॉक होते हुए क्या था कि क्या बहुत सारे। अब यहाँ पे लू फेंग को कुछ महसूस नहीं हो रहा था कि यहाँ पे उन सबको जो भी मतलब है जो सोचते हैं उन्हें सोचने दो। और डायलिन कहते हैं कि यहाँ पे आपके स्टडी को डिस्टर्ब करने से लिए इसलिए मैंने यहाँ पे एक नॉइज बैरियर बना दिया ताकि बाहर की वॉइस आपको डिस्टर्ब ना कर सके। तो ये सुनकर लू फेंग शुक्रिया कहता है, जिसके बाद डायलिन आगे कहता है कि इतना ही नहीं, यहाँ पे ह्यूज बंच ऑफ गोल्डन रेस के क्लैंसमैन आए थे और सब लोग गुस्से थे, यहाँ तक कि जीनियस बैकी भी वो यहाँ पे 3 महीनों से आपके रास्ते में ही बैठकर अपने पैर को क्रॉस करके बैठा हुआ है। तो ये सुनकर लू फेंग स्टन हो जाता कि क्या वो वहीं पे मेरा इंतजार कर रहा है। तो डायलिन स्माइल करते हुए कहते कि हाँ, यहाँ पे वो 3 महीने से एक ही जगह एंट्रेंस के बाहर बैठा हुआ है, वहां से वो हिल भी नहीं रहा है। देखा जाए तो यहाँ पे 10,000 गोल्डन रेस के बंदे भी उसके साथ बैठे हुए हैं। तो ये सुनकर लू फेंग तो और स्टन हो जाता है, जिसके बाद लू फेंग कहता है कि चलिए तो चलते हैं। तो डायलिन उससे पूछते कि क्या बाहर हम लोग जा रहे हैं। तो लू फेंग कहता है कि नहीं। अब यहाँ पे लू फेंग को कोई भी केयर नहीं था इन सब के बारे में, वो डायरेक्ट कहता है कि हमें डोइन पैलेस के पास ही सीधा जाना चाहिए, इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जिसके बाद हमें सेक्रेट लैंड का सीन दिखाया जाता है, जो पाथवे होता है लू फेंग की ट्रेनिंग क्वार्टर्स का, जहाँ पे कई सारे लार्ज अमाउंट्स ऑफ गोल्डन रेंज के क्लासमैन बैठे हुए होते हैं अपने पैर को क्रॉस करके। वहीं पे मेन एंट्रेंस पे पर्पल स्किन यूथ बैक्यू भी बैठा हुआ होता है और वो बैठा हुआ होता है तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो अपनी आंखें खोलता है और जब वो ऊपर देखा तो क्वार्टर्स पे कई सारे बंदे उड़कर जा रहे हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है 10,000 गोल्डन रेंज क्लासमैन वहाँ ऊपर देखने लगते हैं और यहाँ पे वो सब गुस्से होने लगते हैं और क्या कि वो लोग यहाँ से उड़कर जा रहे हैं, ये ह्यूमन लू फेंग भी उनमें से एक है, क्या वो लोग सच में ऐसे ही जा रहे हैं। अब बैक्यू भी अपनी आंखों को खोल के इन सारे सीन को देख रहा होता है और वो बड़बड़ाते हुए क्या था, ह्यूमन लू फेंग तुम डरपोक कहीं के। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है बीम ऑफ लाइट को, जो कि डोइन पैलेस की ओर निकल रहा होता है और उसके ब्रदर भी उसकी ओर पीछा कर रहे होते। लू फेंग यहाँ पे अपने स्ट्रिंग वेव से लेवस वर्ल्ड में घूम रहा होता है, जहाँ पे वो बड़ी आसानी से एक दूसरे जगह से जा सकता है। और अब फिर में इस मैजेस्टिक गोल्ड कंट्री के वास्ट एरिया को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक इंडलेस गोल्ड कॉन्टिनेंट होता है, चारों तरफ घासें फॉरेस्ट मौजूद होती है। यहाँ की ह्यूमंस भी अपने टेक्नोलॉजी को एडवांस की हुई थी। देखा जाए तो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ह्यूमन एक जगह एक ही सिटी में स्कैटर हुए थे और हर एक सिटी में एक गॉड लाइक स्टैचू मौजूद था और काउंटलेस पीपल आके उस गॉड लाइक स्टैचू के सामने झुककर वर्शिप किया जाते हैं, जो कि एक ह्यूमन का ही एक रीति रिवाज जैसा कि हम लोग ह्यूमंस किया करते हैं। और अब पे हमें 30 मिलियन किलोमीटर लिविंग रीजन से दूर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बहुत लंबा टॉल माउंटेन जो कि मिलियंस ऑफ किलोमीटर में फैला होता है, वहीं पे एक श्राइन होता है जो कि उस पीक पे बना हुआ होता है और इस श्राइन ही अकेला 1 लाख किलोमीटर लंबा होता है और उस श्राइन पे कई सारे स्लिट हाउस बैठे हुए होते हैं। और हमें सीन चेंज कर श्राइन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कई सारे बग सोल्जर अपने शेप और साइज में होते हैं और श्राइन में घूम रहे होते हैं। अब यहाँ पे कोई भी आराम से ओकेजनली किसी बग सोल्जर जो कि अनडाइंग बग होता है उसे देख सकता है। और यहाँ पे कई सारे ह्यूमंस जो कि वाइट रॉब गोल्ड रॉब्स आर्मर ये सब में होते हैं और ये सभी बैठे हुए थे। और पे इनके हमें हाईएस्ट लेवल ऑफ श्राइन्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बग क्लैन मदर नेस्ट जो कि 10 किलोमीटर लंबा होता है वो सेंटर में बैठी हुई होती है। वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड बग सोल्जर उसको घेर कर बैठे हुए तो लगभग 10,000 के करीब।
और यहाँ पे हमें एक 3 गोल्ड रॉब्ड ह्यूमंस को दिखाया जाता है जो कि उन्हीं सोल्जर में से एक था और वो कहता है मास्टर। तभी वहां से एक जेंटल वॉइस आती है और वो कहती है कि आखिर तुमने मुझे क्यों बुलाया है। तो वो लीडिंग गोल्ड और बंदा कहता है मास्टर, यहाँ पे अंडाइंग स्टेशन में गोल्ड हॉर्न रेस के बंदे की न्यूज आया हुआ है। एक ह्यूमन लूफ है जो कि अभी सैक्रेड सिटी के लॉस ऑल में मौजूद है। तो ये सुनकर वो पूछते कि क्या नंबर 9? तो गोल्ड रॉक बंदा कहता है कि हाँ। और यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे एक और चीज़ है कि नंबर 9 लू फैंग की स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये लोग अपने टारगेट को नंबर से ही करते हैं और इन्होंने लू फैंग को भी नंबर 9 पे रखा हुआ है क्योंकि उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सबके टारगेट्स अभी तक मौजूद होते हैं। और यहाँ पे वो आगे बंदा कहता है कि उसने पब्लिकली एक डोमेन लॉर्ड लेवल 9 जीनियस जो कि गोल्ड हॉर्न रेस बैक्यू चैंग है उसको हराया था। और बैचेंग अपने लॉ कॉम्प्रिहेंशन को ह्यूमैनिटी में इतना ज़्यादा है कि वो आराम से 9th लेवल हेवनरी बीस्ट को पास आउट कर सकता है। और यहाँ पे लू फैंग के पास अभी इतना भी एबिलिटी नहीं है कि वो 8 बैटल को पास आउट कर सकता है। तो यहाँ पे वो जेंटल वॉइस फिर से कहते हैं कि क्या यहाँ पे कोई फुटेज है। तो यहाँ पे वो बंदा कहता है कि हाँ ये बैटल पब्लिक हुआ है तो इसका फुटेज भी प्लेंटी बहुत सारा है। और यहाँ पे अंडाइंग बेंग वहाँ पे एक फुटेज को लाता है जहाँ पे लू फैंग की बैटल और बैचेंग की बैटल होती है। और यहाँ पे इंटायर फुटेज में बैचेंग लू फैंग के यहाँ भारी पड़ रहा था लेकिन फाइनली लू फैंग ने अपने अटैक को अनलीज किया और बैचेंग को हरा दिया। अब फुटेज के खत्म होने के बाद यहाँ पे गोल्ड रॉक बंदा कहता है ह्यूमन वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी यहाँ पे यूनिवर्स लेवल जीनियस को बहुत अच्छे से नर्चर करती है। और यहाँ पे ये बंदा अभी 8 लेवल हेवनरी बीच को ही पास आउट कर सकता है। और लू फैंग इतने कम टाइम में उसने अपने ओरिजिन लॉ कॉम्प्रिहेंशन को सरपास कर लिया है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिवर्स लेवल जीनियस के मुताबिक कंपेयर किया जाए तो उतना आ चुका है। और उसकी स्पीड के मुताबिक अगर क्वालिफिकेशन बैटल के देखा जाए तो वहाँ पे उसकी ये पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसकी इंप्रूवमेंट स्पीड बहुत ज़्यादा शॉकिंग है और ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री में यहाँ पे एक्सेप्शनल ट्रिलियंस ऑफ इराज में ही आया करता है। और ये एक एब्सोल्यूट जीनियस भी है। तो जेंटल वॉइस ऑर्डर करती है फिर ठीक है और वो कहती है कि उसकी ग्रेड बढ़ा के 9 से नंबर 3 कर दो, बाकी सारे टारगेट्स नीचे हो जाएंगे। और यहाँ पे लू फैंग का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ चुका होता है क्योंकि पहले उसका टारगेट नंबर 9 था लेकिन अब उसका हाई होकर नंबर 3 हो गया है। और यहाँ पे लू फैंग को मारने की साजिश और भी ज़्यादा की जाएगी। तो ये सुनकर गोल्ड रॉक बंदा कहता है ठीक है। और यहाँ पे वॉइस फिर से कहती है कि यहाँ पे तुम लेओस वर्ल्ड के अंडाइन को ऑर्डर करो ताकि वो एक ही मुंह में उसको हरा सके। और वो कहता कि अगर वो लू फैंग को मारता है और यहाँ पे वो अंडाइन बैंक को सेक्रीफाइस भी कर देता है तो उसके सामने कुछ नहीं था क्योंकि लेओस वर्ल्ड में जो बग क्लैन की हिडन मौजूद है वो बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे एक अंडाइन से अगर ये मिल जाए तो उनके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो ये सुनकर गोल्ड रॉक बंदा कहता है ठीक है। और वो कहता है मैं इमीडिएटली गानू यूनिवर्स कंट्री डिपार्टमेंट मैनेजर को ऑर्डर देता हूँ ताकि वो ये कर सके। तो वो जेंटल वॉइस कहती है ठीक है। जिसके बाद 3 गोल्ड रॉक वॉरियर्स उसके सामने बुक करते वहाँ से निकल जाते हैं। और मैं गानू यूनिवर्स कंट्री के यूनिवर्स सीक्रेट रीजन लेस वर्ल्ड का साइड रीजन दिखाया जाता है जो कि सेक्रेट सिटी होता है। और मैं उसी के एक लिविंग क्वार्टर्स को दिखाया जाता है जहाँ पे गोल्ड हॉर्न रेस अंडाइंग बैंक अपने आर्मर पहने बैठा हुआ होता है। और वहाँ पे उसका मैसेज आया होता है कि लू फैंग को मारना है चाहे किसी भी कीमत पे क्यों ना हो। अब यहाँ पे वो बंदा देखता है कि लू फैंग को किसी भी कीमत पे मारना मतलब किसी भी कीमत पे। और तभी उसके सामने आईज ओपन होती है और सामने वो देखता है यहाँ पे वो क्या आता है लू फैंग। और यहाँ पे गोल्ड हॉर्न रेस का बंदा बाहर जाता है और कहता है एल्डर एल्डर। और यहाँ पे वो कहता है कि हमने अभी रिसीव न्यूज़ की है कि ह्यूमन जीनियस लू फैंग बैचेंग के चैलेंज को इग्नोर करके डायरेक्टली डोइन पैलेस की ओर जा रहा है। और लू फैंग तो सच में डरपोक है, वो इतना डर रहा है कि वो बैक्यू से बैटल नहीं करना चाहता है। तो ये सुनकर वो गोल्ड हॉर्न रेस का बंदा अपने दांतों को पीसने लगता है। और फिर वो स्टेन ग्रो आर्मर बंदा क्या था तुम जा सकते हो। जिसके बाद वो बंदा वहां से निकल जाता। मैं उस स्टोन ग्रो आर्मर बंदे को दिखाया जाता कि क्या वो डोइन पैलेस की ओर जा रहा है। जिसके बाद वो गायब होके वो डायरेक्टली डोइन पैलेस की ओर निकल जाता है क्योंकि उसका टारगेट लू फैंग का था। और इसके बारे में हम आगे जानेंगे कि आखिर ये बंदा है क्या। फिर यहाँ बताया जाता है कि ह्यूमन टेरिटरी बहुत ज़्यादा बड़ी है। यहाँ इस यूनिवर्स में पाइनिकल रेसेस में से आया करती है जो कि ट्रिलियंस ऑफ ईयर से बैटल करती आ रही हैं।
और यहाँ पे बग क्लैन के पास कई सारे हिडन एजेंट्स मौजूद है जो कि कई सारे यूनिवर्स कंट्री में मौजूद है। बग क्लैन के पास सोल इन्वेंशन और कंट्रोलिंग एबिलिटी होती है जो कि बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होती है। यहाँ तक कि ह्यूमन अनडाइंग्स बीइंग भी उसके रास्ते से नहीं निकल सकते हैं। ह्यूमन अनडाइंग्स भी उसके सोल कंट्रोल के अंदर आ सकते हैं। और कॉन्ट्रास्ट में देखा जाए तो पूरे के पूरे गोल्ड हॉर्न रेस एक जगह मिलके एक लेवस वर्ल्ड बनाती है, इसलिए बग क्लैन उस पे एक ही चांस में इन्वेट करके उनको हरा नहीं सकती हैं। और यहाँ पे वो सिर्फ पावरफुल गोल्ड हॉर्न रेस की मदद लेके वो ह्यूमन वॉर्स करा सकती है ताकि वो आगे चल के उनके सोल पे भी इन्वेट करके गोल्ड हॉर्न रेस वेरियस को अपना गुलाम बना सके ताकि वो आराम से लेवस वर्ल्ड में आ सके। यहाँ पे उनके पास कई सारे पॉन्स होते हैं जो कि उन्हीं वर्ल्ड में हिडन होते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे वो पॉन्स को यूज कर रहे थे लू फेंग को मारने के लिए। और लेवस वर्ल्ड बहुत बड़ा है, यहाँ पे ऐसी कई सारी बग एजेंट है जो कि अपने कम्युनिकेशन को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी उनको मुश्किल होता है रिपोर्ट करने में, इसलिए यहाँ पे उन्हें कई ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब यहाँ पे लू फेंग ने ऐसा जो अटेंशन पा लिया था, इसी कारण लू फेंग का यहाँ पे असासिनेट करना तो बनता है। इतने पावरफुल वॉरियर्स को आखिर कौन रखना चाहता है जो कि आगे चल के बग क्लैन के लिए खतरा हो सकता है। और अब फिर फाइनली हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग और उसका ग्रुप अपने डॉइन पैलेस के माउंटेन रेंज पे आ जाते हैं, जिसके बाद वो ग्रुप आगे की ओर पैलेस में निकल जाते हैं। और उसी वक्त लू फेंग यहाँ पे इन सारे अदर रेसेस जो कि छुपे हुए होते हैं इस गोल्ड हॉर्न रेस सीक्रेट रीजन के, वहाँ पे वो लोग लू फेंग की ओर बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग नहीं जानता था कि उसके ऊपर अटैक भी होने वाला है, उसको मारने वाला भी है, लेकिन लू फेंग फिर भी कॉशियस होता है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है क्योंकि वो हो भी तो एक सुपरवाइजर इन्वॉल्व और यहाँ पे आकर कोई भी उसका असासिनेट कर सकता है। अब यहाँ पे लू फेंग ने इसलिए भी अपने स्ट्रेंथ को इतना एक्सपोज नहीं किया क्योंकि अगर ऐसा किया तो आराम से बहुत पावरफुल रेसेस का ध्यान उसके तरफ आ जाएगा। लू फेंग का बचना लगभग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, अभी के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे कई सारे बंदे होंगे जो कि अपनी जान पे खेल के लू फेंग को मार सकते थे। और अब फिर लू फेंग एल्डर सी फैन से कहता है कि आप मेरी मदद कीजिए ताकि आपकी मदद से मैं यहाँ पे डॉइन से मिल सकता और मैं अंदर जा सकता हूँ। तो ये सुनकर एल्डर सी फ्रेंड के कहते हैं ठीक है, और वो आराम से डॉइन पैलेस में निकल जाते हैं। और लू फेंग उसके ग्रुप यहाँ पे बाहर ही खड़े होते हैं और यहाँ पे ऐसे ही कई सारे बंदे होते हैं जो कि ह्यूमंस की तरह लग रहे होते हैं। और तभी हमें यहाँ पे उसी बंदे का वॉइस आता है जो कहता है योर मेजेस्टी डॉइन्स मान गए हैं इसलिए आप एंटर हो सकते हैं, जिसके सुनकर लू फेंग खुश हो जाता है और वो कहता है सब लोग यहीं रुको, सिर्फ डायलिन मुझे फॉलो करो। जिसके बाद लू फेंग डायलिन को लेके अंदर चला जाता है और यहाँ पे सारे गार्ड्स वहाँ पे बिना किसी स्टॉपेज के लू फेंग को जाने देते हैं। और लू फेंग जैसे ही अंदर आता है, लू फेंग चलते हुए महसूस कर पा रहा था कि लेस वर्ल्ड का टेम्परेचर बहुत ही कम है, यहाँ तक कि डॉइन पैलेस पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है। और यहाँ पे कई सारे पैलेस गार्ड्स स्टाफ होते हैं जो कि बहुत ही शांति से खड़े होते हैं, मतलब ये कि जितने भी बंदे होते हैं उन्हें यहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर ही पसंद है। अब इसी के बीच में वो लोग क्वाइट हॉल की ओर निकल जाते हैं। कोई भी स्टाफ या डिस्पल या गार्ड्स उस हॉल के नजदीक नहीं था, सिर्फ वहाँ पे एंट्रेंस पे दो अनडाइंग मैन जिनमें कि एक मैन और एक लेडी होता है। और यहाँ पे अनडाइंग मैन उससे कहता है ह्यूमन लू फेंग यहाँ पे डॉइन अंडर ही है। जिसके बाद लू फेंग अपने डायलिन के साथ अंदर हॉल में चला जाता है। लू फेंग जैसे ही अंदर हॉल में एंटर करता है, अपने एक स्टेप को अंदर लाता है, उसे ऐसा महसूस होता है कि वो दूसरे ही दुनिया में आ चुका है, बाहर की दुनिया से उसका नाता जैसे कट ऑफ हो गया है। और जैसे लू फेंग अंदर आता है वहाँ पे बहुत बड़ा हॉल होता है और यहाँ पे 10 अनडाइंग मैन उस हॉल में खड़े होते हैं। सब लोग अपने रिस्पेक्टफुली शो कर रहे थे। उसी के बीच में डॉइन जो कि अपने स्टार रॉब में होता है, उसके चेस्ट पे बना हुआ वो लू फेंग को देखता है और स्माइल पास करता है। यहाँ पे बैठकर सारे स्पेस और टाइम के सेंटर में ही बैठा होता है। उसकी पावर ऐसे लग रही थी कि वो कभी पावर खत्म ही नहीं होगी, जिसकी पावर को आराम से देखकर कोई बंदा उसके सामने हार मान सकता है। फिर यहाँ पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि झुककर उसके सामने रिस्पेक्ट से करता है ह्यूमन लू फेंग।
यहाँ पे गोल्डन रेस डोएन का ग्रेड करता है और डायलन भी उसके सामने ही होता है। वहाँ पे वो भी ये करता है। अब यहाँ पे उसके सामने यूनिवर्सल नाइट था और उसके सामने इतना ग्रेट बेइंग था, वो तो रिस्पेक्ट करना ही जानता था। अब वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो जाए, उसकी पावर सिर्फ ऑफिशियल लेवल एंडाइन बेइंग जितनी है और यहाँ पे वो आराम से इसको मार सकता था। और फिर यहाँ पे मैं उस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो लू फेंग को देखकर स्माइल करते हैं और यहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे बहुत लंबा अरसा हो चुका है तुम्हारे जैसा एक यंग ह्यूमन को देखे हुए। तुम्हारी यूटिलिटी तो बहुत ही शॉकिंग है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने यहाँ पे बैचेंग को हरा दिया है। तो लू फेंग यहाँ पे रिस्पेक्टफुली कहता है कि डोएन मैंने इसको बहुत ही मुश्किल से किया है। अब यहाँ पे वो भी शॉक हो चुका था। अब यहाँ पे वो डोएन भी शॉक हो चुका था। अब देखा जाए तो ट्रू यान ने यहाँ पे बताया था लू फेंग को कि यहाँ पे एब्सोल्यूट बेइंग यहाँ पे यूनिवर्स में आराम से किसी को एक ही नजर से देखकर ही जान सकते हैं कि उनकी उम्र कितना है, क्योंकि ये इटर्नल बेइंग्स होते हैं। और ये डोएन लू फेंग को प्रोबेबली देखकर जान चुका होगा कि यहाँ पे ये अभी तक 300 सालों तक भी नहीं जिया होगा। और यहाँ पे लू फेंग भी शॉक हो जाता और कहता ये डोएन तो सच में ज़्यादा पावरफुल है। ये गोल्ड हॉर्न रेस के पास कई सारे डोएन्स होते हैं जो कि यहाँ पे पावरफुल बन के रहे हुए होते हैं। और फिर डोएन लू फेंग की तरफ देख रहा होता और अभी की मर्तबा वो लू फेंग को अपने डिस्पल की तरह ट्रीट कर रहा होता और कहता कि क्या तुमने सेक्रेट टैबलेट को पढ़ लिया। तो यहाँ पे लू फेंग रिस्पेक्टफुली कहता कि हाँ मैंने उसको पढ़ लिया, यहाँ पे उसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और वो कहते आपका शुक्रिया मुझे इसका चांस देने के लिए। तो वो बंदा हंसते हुए कहता छोटे बच्चे तुम्हें ये समझना चाहिए कि तुम अभी हमारे लीडर जीलुओ डू के पाथ पे चल रहे हो। तुम्हारे पास भी स्पिरिचुअल और गोल्ड और स्पेस लॉ का कॉम्बिनेशन है और ये सेक्रेट टैबलेट तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। अब लू फेंग उनकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहा होता है और फिर यहाँ पे वो लू फेंग की तरफ देख कर कहता कि क्या तुम इसको फिर से पढ़ना चाहते हो। तो ये सुनकर लू फेंग थोड़ा सा इम्ब्रास्ड हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सेक्रेट टैबलेट्स के कई सारे बेनिफिट्स थे जहाँ पे लॉ कॉम्प्रिहेंशन को बहुत ही अच्छे से बढ़ा सकता है। और यहाँ पे लू फेंग इसने झूठ नहीं बोलने वाला था। यहाँ पे वो डोएन स्माइल करते हुए कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पे एक और चांस दूंगा। अगर तुम अपने नॉन आर्मर्स के नाइट लेवल को अपने अनडाइन बेइंग बनने से पहले अनलिस्ट कर लेते हो तो मैं तुम्हें एक और चांस दूंगा इसको पढ़ने के लिए। और अगर तुमने सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर दिया अनडाइन बेइंग तो मैं यहाँ पे तुम्हें एक और चांस देने वाला हूँ जो कि टाइम सेम ही रहेगा। तो ये सुनकर लू फेंग स्टर्न हो जाता है कि क्या कि मुझे उसे पढ़ने का एक बार और मौका मिलेगा। और फिर डोएन स्माइल करते हुए कहता है कि तुम्हें इसको फिर से पढ़ना या फिर नहीं ये तुम्हारे एबिलिटी पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे लू फेंग रिस्पेक्टफुली कहता है थैंक यू डोएन। और इसको सुनकर एल्डर हंसने लगते हुए कहते हैं कि यहाँ पे तुम्हें 2 चांसेस मिल रहे हैं जिनके अपने अपने रिक्वायरमेंट से तुम्हारे टैलेंट्स और एबिलिटीज अभी इनसफिशिएंट है। जब तुम सेक्रेट टैबलेट्स टावर में जाओगे तब तुम आराम से जीलुओ डुओ के डिग्रेस कर सकते हो। तो ये सुनकर लू फेंग शॉक हो जाता है। अब एक गोल्ड हॉर्न रेस डोएन्स एक डोएन पैलेस में होता है जो कि एक पावरफुल यूनिवर्स नाइट लेवल बेइंग होता है। लेकिन यहाँ पे लू फेंग के साथ इतना फ्रेंडली बात कर रहा था। यहाँ पे उसने एक बार फ्री चांस दिया उसको मैनुअल, कोई भी कितना ही महंगा क्यों ना मैनुअल हो, उसको पढ़ने के लिए। यहाँ तक कि उसको सेक्रेट टावर को 2 बार दे रहा मौका कि लू फेंग उसको फ्री में पढ़ सकता, लेकिन अगर इस कंडीशन को पूरा कर दिया तब। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाए तो लू फेंग को जो इन सारी बातों को समझ लेता है और यहाँ पे समझता है कि ये डोएन उसने लू फेंग को देखा हुआ कि उसने बैचेंग को हरा दिया है, जिसके बाद उसने और भी ज़्यादा नोटिस कर लिया, जिसके बाद उसने मुझे एक चांस दिया ताकि वो स्टडी कर सके उस टैबलेट्स को और एक फ्री मैनुअल पिकअप कर सके। और यहाँ पे उसने मुझे 2 चांसेस दे दिए हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो उसके रिक्वायरमेंट्स इतने भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो लू फेंग को परेशान नहीं करने वाले हैं। लू फेंग इन सब के बारे में सोच रहा था। और आप सबको तो पता है कि आखिर ये डोएन इतना क्यों कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि लू फेंग आगे चलकर एक ग्रेट बेइंग बनने वाला है, एक एब्सोल्यूट बेइंग इस ह्यूमैनिटी में। और अगर लू फेंग अभी के मर्तबा उनके सामने आ गया और मान गया तो यहाँ पे उनके लिए फायदा होगा, क्योंकि जब तक लू फेंग पावरफुल बनता जाएगा तो उसको मनाना और भी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, क्योंकि लू फेंग उस वक्त एब्सोल्यूट बेइंग बन जाएगा। और यहाँ पे वो लोग इतना ज़्यादा उसको ग्रेटफुल नहीं बना सकते हैं। अब इन सारे मीटिंग के बाद ग्रीटिंग के बाद डोएन लू फेंग सैंड
और डार्लिन वहाँ से निकल जाते हैं, जिसके बाद वो उस हॉल के बाहर निकलते। लेकिन तभी जैसे ही वो निकले होते वहाँ पे एक आवाज़ आती है जो क्या आती है, ह्यूमन लू फेंग। जिसके बाद लू फेंग पीछे मुड़कर देखता कि आखिर वो बंदा कौन है, और यहाँ पे जब मुड़ता है तो वहाँ पे एक लूज रॉब में खड़ा हुआ बंदा होता है जिसका अपीयरेंस उसी डोन के जैसा होता है। अब लू फेंग उसकी तरफ देखता और कहता है कि तुम कौन हो, और यहाँ पे मैं दिखाया जाता है एल्डर सीफेन की जो इंट्रोड्यूस करते उस बंदे को कि आखिर ये बंदा कौन है। और यहाँ पे वो कहता है योर मेस्टर लू फेंग, ये ऑफिशियल लेवल बंदा अनडाइंग 2 का लुओ है। और वो कहता है एल्डर 2 का लुओ इस डेंस का सन है, और उनके सन में से एक ये भी बेटा है जो कि एक अनडाइंग बीइंग बना। तो ये सुनकर आंखें चमक उठती है। अब यहाँ पे उसका चेहरा इसलिए मिल रहा था क्योंकि यहाँ अंदर वाले डोन्स का ये बेटा होता है। अब ये सुनकर लू फेंग की आंखें तो चमक उठती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है 2 का लुओ को, जो कि बहुत ही अलग अंदाज में कहता है ह्यूमन लू फेंग, तुमने बैचेंग को हरा दिया है, यहाँ तक कि तुमने उसके ब्रदर बेक्यू को, वो दोनों मेरे ही स्टूडेंट है। तो ये सुनकर लू फेंग टर्न हो जाता है कि क्या वो बेजी ब्रदर्स की टीचर है। अब यहाँ पे 2 का लुओ आगे कहते कि मैं यहाँ पे तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ कि तुमने बैचेंग को कैसे ही हरा दिया है, लेकिन यहाँ पे मैं तुम्हें सिर्फ कम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। क्या है कि मेडिसिपल बेक्यू ने तुम्हें चैलेंज किया है, तो आखिर तुमने उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। वो यहाँ पे 3 महीनों से तुम्हारे लिविंग क्वार्टर्स के बाहर बैठा हुआ है। अगर यहाँ पे तुम उसको रिजेक्ट करना ही चाहते हो तो तुम्हें कम से कम यहाँ पे गोल्ड हॉर्न रेस को तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट शो कराना चाहिए था। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिर लू फेंग का क्या जवाब होने वाला है। क्या लू फेंग इनकी कही हुई बातों पे उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, या फिर लू फेंग सिंपली इनको मना कर देने वाला है। तो जानते हैं इन सारे सवालों का जवाब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।